Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. This is your mentor Arsu Kakkar, and in this session I'll be moving forward with the daily news analysis session, the articles dealing with 11th of March. So let's have a look over it with previous year questions. So every session incorporates certain previous year questions also. Before moving on to the new articles, I'll be discussing the answers that were associated with the last lecture so that you can have a look कि आपके आंसर सही थे या गलत थे. So this is your mentor Arzu Kakkad, and now without taking any time, I'm simply starting the session और देखते हैं हमारा पहला सवाल. कल हमने H3N2 के बारे में पढ़ा था. If you remember, if you are able to recall, तो आप बताना it is associated with. ठीक है, तो क्वेश्चन वैसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, H1N1 से रिलेटेड आया. H1N1 वायरस सीन इन न्यूज विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज. तो कैसे पूछा गया कि H1N1 जो वायरस है वो किससे रिलेटेड है? बहुत ही सिंपल सा आंसर था, स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी. अगर आपको याद हो तो मैं डेंगू के बारे में हम ये पढ़ भी चुके हैं. तो ऐसे ही कोई भी चीज न्यूज में होती है तो उसको कवर कर लिया जाता है. डेंगू के बारे में द मॉस्किटो एसोसिएटेड, उसका नाम, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग इन डिटेल कवर करी थी जब ये न्यूज में था. आजकल के टाइम में ही जब ये न्यूज में था तो ये ऑलरेडी कवर्ड है. अच्छा, अब 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था छबार पोर्ट से रिलेटेड. मैंने कल आपको मैप में दिखाया था कि छबार पोर्ट कहाँ पर है, तो वो आपको बताना है इन दी कमेंट सेक्शन कि वेयर इज छबार पोर्ट, इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड. मैप में प्रॉपर लोकेशन इसकी कल मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, राइट. तो यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने क्यों पढ़ा था छबार पोर्ट, क्योंकि जब अभी इंडिया जो है जो वीट एज एड पाकिस्तान अफगानिस्तान को पहुंचा रहा है तो वो वाया छबार पोर्ट ही है. 4 ऑप्शंस दिए उन्होंने. इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज विद द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोर्ट. इंडिया के रिलेशंस विद द ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथेंड. इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने यही कवर किया था कि पाकिस्तान से जो एक्सेस नहीं मिलता है तो वहां पर अब पाकिस्तान पे डिपेंड भी होने की जरूरत नहीं है. रास्ता लंबा रहता है लेकिन फिर भी वाया छबार पोर्ट आप अफगानिस्तान तक जो आपको एड, फूड, मेडिकल डिवाइसेस जो भी पहुंचाना रहता है वो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ विद द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग दिस छबार पोर्ट. कहाँ पर है ये, स्टिल आई एम बेसिकली टेकिंग दिस टाइम टू टेल यू कि आपको ये बताना रहेगा इन दी कमेंट सेक्शन. आंसर है इसका सी. जिसने कल का सेशन अच्छे से कवर किया है तो वो इसका आंसर बता सकता है. मैप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी थी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. 2021 में क्वेश्चन आया था 3 स्टेटमेंट्स दी आरबीआई से रिलेटेड. तो यहाँ पर आपने तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी और तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड आंसर भी सोच लिया होगा. अब आंसर पे आते हैं सीधा. गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. लेट से मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, मैं सेकंड स्टेटमेंट पे आती हूँ. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest. आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत पढ़िए, पॉलिटी कवर करिए, कहीं पर ऐसा देखा है कि देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दैट गिव डायरेक्शन, गिव सेंट्रल गवर्नमेंट दैट राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई? मतलब मैंने तो नहीं देखा है. तो ऑप्शन 2 मेरे लिए इनकरेक्ट है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने नहीं पढ़ा कहीं. तो ऑप्शन 2 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो मैं सिंपली आंसर पे आ सकती हूँ, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड. फिर एलिमिनेशन मेथड हो गया. और थर्ड स्टेटमेंट देखो, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट. बहुत बार हमने देखा भी है ये, तो आंसर इज थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए. एलिमिनेशन मेथड, आंसर आपके पास है. कितने क्वेश्चंस आप अगर डेली कंसिस्टेंट हो इन लेक्चर से तो आपने देखा होगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने
थ्रू एलिमिनेशन मेथड विद हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, और डेली करंट अफेयर्स के साथ अगर आप अपडेटेड हो तो उससे भी आप डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हो, स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ भी। तो स्टैटिक और करंट दोनों का एक लिंकेज होता है। करंट अफेयर्स हम अलग सोचते हैं, स्टैटिक हम अलग सोचते हैं। स्टैटिक अलग होगा, करंट कल अलग से कवर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ न्यूज़ में है करंट, वही चीज आपको स्टैटिक के साथ लिंक करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नर ऑफ आरबीआई न्यूज में है, तो आप उनके बारे में जाके पढ़ लो पूरा। पॉलिटी के कोई कमीशन न्यूज में है, इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर हमने कवर किया, तो जाके पॉलिटी खोली, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया। और इस सेशन में भी मैं आपको इन डेप्थ कवर करा देती हूँ। आज मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कवर कराऊंगी। तो आपको भी साथ साथ चलते रहना है ताकि आपका वो स्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक जो है वो कवर होता जाए। और यही यूपीएससी एग्जाम में पूछती है। एक बार आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिकोड कर लिया ना, किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से वो ऑप्शंस फ्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। जैसे कि ये देखो, आप कोई भी कवर करो स्कीम, क्वेश्चन क्या आ रहा है, 4 अच्छी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी उन्होंने और उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब सिंपल है ना। अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी लगती हैं कि सिमिलर हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से कवर किया है, आपको मतलब उस चीज की समझ है, उस पर पकड़ है कि उन्नत भारत अभियान मुझे पता है कि करता क्या है, तो कुछ भी स्टेटमेंट्स दे दूं, वो एम पूछ रहा है, डायरेक्ट एम। ये अभियान लाया ही गया क्यों, इसका एजेंडा क्या है, इससे करना क्या चाहती है सरकार। सो सिंपल कनेक्शन था कि बाकी मैं सीधा डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन with the local communities to address the development challenges through appropriate technologies। तो बेसिकली जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करना था लोकल कम्युनिटीज के साथ, ताकि जो भी चैलेंजेस फेस करे जा रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज उनको सॉल्व किया जाए इन दी लोकल कम्युनिटीज देयर, राइट। तो यहाँ पर ये उन्नत भारत अभियान का एम है। 2017 में सवाल पूछा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कोई मिनिस्ट्री बता दो, एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हों, सिंपल एम पूछा है। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा नेशनल पार्क की तरफ। कल हमने कुछ नेशनल पार्क्स करे थे और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मैप में नेशनल पार्क्स देख रहे हो। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क से। 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। हम जनरली क्या करते हैं, स्टेट पढ़ लेते हैं। अब आज से आपको क्या करना है, जब भी आप नेशनल पार्क देखो तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स का भी आइडिया आप लगा लो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी देख लिया करो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस बेसिकली। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कौन से रीजन में फॉल करता है, राइट। उसको नॉर्थ साउथ देख लो कि अच्छा नेशनल पार्क और ऊपर कौन कौन से हैं, इसके नीचे कौन कौन से हैं, तो ये एक जनरल सेंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की। क्या डेजर्ट नेशनल पार्क स्प्रेड है ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स? ये सबको पता है कि राजस्थान में है, लेकिन ये किसी किसी को पता होगा कि ये करेक्ट है, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली एसोसिएटेड है विद दिस डेजर्ट नेशनल पार्क। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई मेरी करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। मतलब कम्युनिटीज हैव इनहेबिटेड दिस एरिया फॉर 100 of years। यहाँ पर विद देयर रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो दे आर देयर। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। कल हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर आईयूसीएन स्टेटस, इसके रिगार्डिंग थ्रेट, और ये भी बताया था स्टेट कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। राजस्थान में बहुत ये स्पीशीज देखने को मिलती है। सो इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए था। तो आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप अब आपने जो भी आंसर्स देखे होंगे, जो भी आपकी अप्रोच रही होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, अगर गलत है ना आंसर, तो आप ये सोचना कि व्हेन यू वर मार्किंग द आंसर थिंकिंग कि इट वाज राइट, तो व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू वर मार्किंग द आंसर एंड इट वेंट रॉन्ग। तो वो थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज करना है। बस वो गलती पकड़ ली ना अपने की कहाँ हम गलत है, तो सारी चीज़ें मतलब फिर तो एवरीथिंग इज इन योर बास्केट। चलो अब देखते हैं आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। पहला तो एक टाइगर रिजर्व है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व है। आपके जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, और प्रीलिम से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। एक टॉपिक है
क्यू न्यूज़ में है वो तो ठीक है, लेकिन फिर डायरेक्टली स्टैटिक से लिंक हो जाता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत खोलनी है, पढ़ना है खुद से भी, मैं भी यहाँ पर कवर करा दूंगी, तो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग वर्चुअली फ्रॉम बैंकॉक, तो मीटिंग में क्या हुआ और बिम्स्टेक के बारे में, मेंबर कंट्रीज के बारे में जानेंगे। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत इजीली लिंक हो सकता है, प्रीलिम से तो हर चीज़ यहाँ पूछी ही जाएगी। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आए, उससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईआईपी के बारे में जानना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ काफी न्यूज में चल रहा है, तो इसको जानेंगे ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, किसने कॉइन करी ये टर्म, और इससे इसके एप्लीकेशंस अभी करंट इकोनॉमी में क्या क्या फीचर्स हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर आते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप देखो तो यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछती है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मेन से आंसर बन सकता है। और फिर एक माधव नेशनल पार्क है जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए आप उसको लिंक कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करें जी, चलो हैव अ लुक ओवर इट। द फर्स्ट आर्टिकल, two researchers from Tamil Nadu, they have spotted a rare moth species for the first time in India। तो मतलब इंडिया में पहली बार एक रेयर मोथ स्पीशीज, ये स्पीशीज क्या है मैं इसके बारे में आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ये टाइप ऑफ इंसेक्ट की तरह दिखती है। तो तमिलनाडु में स्पॉट करी, तमिलनाडु में भी कहाँ पर, इन दी कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व, साउथ में चले जाओ, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी। सो दिस इज द टाइगर रिजर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या क्या है, कोई कोई रिवर्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये मैं आपको वापस से लोकेशन दिखा रही हूँ। दिस इज द टाइगर रिजर्व, रेड डॉट दिख रहा है ना, तो दिस इज द टाइगर रिजर्व जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ओके तो ये आपको टाइगर रिजर्व जो है इन तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक फायदा है कि हम इसको ऐसे ही पास करते चले जाते, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये ना तमिलनाडु में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। आज आप मुझे, मैं बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछूंगी, वैसे डेली पूछती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो आपको बताना है। मैं चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक कम कर दूंगी आपके लिए, लेकिन मेक श्योर जो क्वेश्चंस इस सेशन के दौरान पूछे जा रहे हैं वो आंसर करना आज। तो मुझे ये बता देना, अगर मैं बोल रही हूं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु में, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है वो आप मुझे बताओगे। हिंट चाहिए, अभी दे दूंगी। तो यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व को रिवर सेंचुरी भी बोला जाता है, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ 14 रिवर्स, राइट। तो दिस रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, थमिराबरनी ओरिजिनेट फ्रॉम दिस टाइगर रिजर्व। ये इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो टाइगर रिजर्व है, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द साउथ एंड नीलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नॉर्थ। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, इसको डिक्लेयर किया गया था, और कंट्री का 17th टाइगर रिजर्व है ये। यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी जो ग्रेजुअली जो है चेंजेस फ्रॉम ड्राई डेसिडियस टू मॉइस्ट डेसिडियस, एक पैच ऑफ वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो काफी डाइवर्स और चेंजिंग वेजिटेशन टाइप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फना की बात करी जाए तो आप देख सकते हो लॉयन टेल मकाओ, नीलगिरी और ग्रे हेडेड बुलबुल। तो ये सब जो स्पीशीज हैं फ्लोरा एंड फना की, वो इस टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगी। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक मोथ स्पीशीज है, ये वो स्पीशीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मिम्यूसिमा साइक्लोनिया। आप इसको जिस भी तरीके से प्रोनाउंस करें, मतलब ये है कल को अगर ये स्पीशीज आपको ऑप्शन में दिख जाए तो समझ जाना कि ये वो स्पीशीज है जो कि तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम इंडिया में पाई गई, और इससे कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पहले मतलब आप देखो, दिस स्पीशीज वाज साइटेड 127 years ago एंड श्रीलंका में ये देखने को मिली इन 1893 त्रिनकोलमल्ली में। तो ये श्रीलंका में देखने को मिली, इंडिया में पहली बार देखने को मिल रही है, राइट। सो ये इस टाइगर रिजर्व के बारे में था। क्वेश्चन आ गया आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। इसमें एक ना ऑप्शन है, वो ऑप्शन आंसर है लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन तमिलनाडु। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना एक हिंट दूंगी, तो यहां से ले लेना वो हिंट, बहुत ही अब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आंसर दे देना उस क्वेश्चन का भी दैट आई आस्क्ड, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा IIP की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहां पर इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी प्रोडक्शन एवरी मंथ जो है ये एस्टिमेट आता है। तो आपके लिए थोड़ा सा ना IIP के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी मंथ का क्विक एस्टिमेट आया, बेस जो लेते हैं वो है 2011-12 का, इट स्टैंड्स एट 146.5। तो यहां पर IIP के बारे में जान लो, क्वेश्चन आएगा तो यहां से आ सकता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज ऑन द 12th ऑफ एवरी मंथ, जैसे कि मैंने बोला हर महीने आता है। एंड ये एक इंडेक्स है जो कि आपको बताता है ऑफ द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका नाम भी अभी बताऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल, माइनिंग, तो क्या चल रहा है, कैसी ग्रोथ है, कितनी प्रोडक्शन, तो ये सब जो है एस्टिमेट किया जाता है। बेसिकली it is an indicator that measures the short term changes in the volume of production of basket of industrial products। कौन पब्लिश करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मिनिस्ट्री कौन सी है, एवरी मंथ पब्लिश होता है अंडर द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज मतलब जब मैं इंडस्ट्रीज के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो मैंने कुछ 8 कोर निकाल लिए कि मतलब ये कोर इंडस्ट्रीज हैं, अगर इन पे कोई इंपैक्ट होता है इनकी प्रोडक्शन पे तो इनडायरेक्टली बाकी इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट होगा। ये कोर हैं, ठीक है। तो उनका वेटेज जो है दैट इज नियरली 40.27%। और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ये हैं आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज। और ये है उसका वेट, यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री का दिया गया है, तो आप एक बार इस पे झलक डाल सकते हो। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और ये उनका विद रिस्पेक्ट टू वेट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है किसका मैक्सिमम वेट रहता है, राइट। तो ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2012 में यूपीएससी ने 2-3 बार IIP से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, इन 2012 में पूछा कि जो कंबाइंड वेट है ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज, ओवरऑल इंडेक्स जो है इन इंडिया, इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्सेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव अ कंबाइंड वेट ऑफ 37.90। सिंपली सवाल पूछा था बस, Which of the following are among those 8 core industries? भाई 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं वो बता दो। अब थोड़ा सा एक स्टेप डीप चले जाते हैं, अब पूछ लेते हैं कि इनमें से मैक्सिमम वेट किसका है, राइट। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, आंसर बहुत सिंपल है आपके लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब आंसर्स करोगे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए मूविंग ऑन। Recently, the Minister of State for External Affairs participated in the 19th BIMSTEC ministerial meeting virtually from Bangkok, right? तो ये जो मीटिंग हुई बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक सबको पता है, फुल फॉर्म एक बार देख ही लो चलो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि अप्रूव किया गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इन इंडिया। एंड इसी के साथ साथ बेसिकली द मीटिंग ऑल्सो अप्रूव द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर एन एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ऑन फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ बिम्स्टेक। सो काफी यहाँ पर बातें हुई हैं बिम्स्टेक को लेकर। देवर सर्टेन मीटिंग के अंदर मिनिस्टर अप्रूव्ड सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इट गेव नोट टू रूल्स बेसिकली दैट वर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी रूल्स ऑफ द सेक्रेटरेट। तो बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 इट वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड एंड इट विल बी लॉन्च एट द 6th बिम्स्टेक समिट। तो ये बिम्स्टेक की मीटिंग में जो जो हुआ। अब बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो ये है बिम्स्टेक कंट्रीज, जो कंट्रीज बिम्स्टेक में मेंबर्स हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, राइट। तो इसको ना मैं आपको एक निमोनिक देती हूँ आज। चलो एक निमोनिक ले लेते हैं, MBBS इन थाईलैंड। जब भी बिम्स्टेक की कंट्रीज याद करनी हो ये टर्म याद कर लेना, MBBS इन थाईलैंड, जहां पर M स्टैंड्स फॉर म्यांमार, B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, देन B स्टैंड्स फॉर भूटान, S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका। 4 कंट्रीज हो गई। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड देन कम्स थाईलैंड। तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया और नेपाल। तो I स्टैंड्स फॉर इंडिया, N स्टैंड्स फॉर नेपाल, सॉरी। तो यहाँ से आपकी पूरी कंट्रीज हो जाती हैं। तो ये आप मैप में वापस से देख सकते हो। जब भी आपको बिम्स्टेक को याद करना हो, अब आप क्या याद करोगे, ये एक निमोनिक याद कर लेना, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसे आपको याद करनी रहती हैं। MBBS इन थाईलैंड, जिससे आप म्यांमार ले लेते हो, फिर B से भूटान और बांग्लादेश, S से श्रीलंका कवर कर दिया, IN से इंडिया और नेपाल कवर कर दिया और ये थाईलैंड कवर हो गया।
ठीक है, तो ये हो गई बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज अभी के अभी याद। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई वो ध्यान में रख लो, 6 जून 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन की साइनिंग से। और चेयरमैनशिप जो है बिम्स्टेक की रोटेट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। द सेक्रेटरीट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका, तो बांग्लादेश में। तो ये याद कर लेना, बस सिंपल सी चीजें हैं और ये याद हो भी जाएंगी, मुझे आपसे उम्मीद है। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के अपॉइंट्स हिज स्टाफ ऑन हाउस कमिटीज। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी पूरा एक सिनेरियो वाइस प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड। आपको भी एक बार लक्ष्मीकांत खोलनी है, मैप में नहीं जाना, लक्ष्मीकांत खोलनी है और सिंपल वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर पे जाना है और उसको कवर कर लेना है एक बार। वाइस प्रेसिडेंट जो है, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 से लेकर 73 इट डील्स विद दी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी इलेक्शन, रिमूवल। सो ये आर्टिकल्स हैं उससे डील करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कंट्री के अंदर। तो अगर ये सेकंड हाईएस्ट है तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन, मतलब हाईएस्ट कौन सा है? तो ये तो मतलब बिट ऑब्वियस आंसर है, कमेंट में बता देना। जो वाइस प्रेसिडेंट है सर्व्स फॉर अ 5-year टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कैन कंटिन्यू टू बी इन द ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टर्म अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स द ऑफिस। जब सक्सेसर ऑफिस में चार्ज ले लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फिर वो वहां बेसिकली उनका जो टर्म है वैसे 5 साल का है, लेकिन जब तक सक्सेसर चार्ज नहीं रहते वो वहां पर रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सेकेंड थिंग, शुड हैव कंप्लीटेड 35 years of age. Third thing, should be qualified for election as a member of Rajya Sabha or should not hold any office of profit under the union government, state government, local authority, public authority. तो ये सब हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इलेक्टोरल कॉलेज, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल 66 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आ जाता है, वेयर इट टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके अंदर कौन कौन आता है? राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स। तो लोकसभा में तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स है ही नहीं, 2 एंग्लो इंडियंस नहीं है, तो लोकसभा के तो पूरे इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। राज्यसभा में इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो दोनों ही, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। तो ये हो गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज। रेजिग्नेशन, अगर वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन, अगर वो अपना बेसिकली रेजिग्नेशन दे दे किसको? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन आएगा पहले राज्यसभा में। तो रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास करेगी, देन एग्रीड बाय द लोकसभा, देन रिमूवल होगा। सो रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस मे बी मूव्ड ओनली आफ्टर अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 14 days। एक नोटिस होगा, उसके बाद ये रेजोल्यूशन जो है इट विल बी मूव्ड। मेरा ना एक सवाल है आपके लिए, मैंने ये तो बोल दिया है कि राज्यसभा से पहले अप्रूव होगा, फिर उसके बाद पास होगा, लोकसभा से एग्री होगा, तो ये रिमूवल का प्रोसेस रहता है। कितनी मेजॉरिटी से, ये आप बताओगे? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, तो ये जो भी मेजॉरिटी है तो ये आपको बताना है राज्यसभा में और लोकसभा में पास करने के लिए कितनी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। कॉमेंट इन दी कॉमेंट बॉक्स, राइट। इससे पता भी चल जाएगा कि आपने लक्ष्मीकांत जाके खोली या नहीं होमवर्क में। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड डज नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और प्रॉफिट एज पर द आर्टिकल 64। और जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द बेसिकली प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट जब वो लेते हैं तो at that time he does not perform the duties of the office of chairperson of the councils of state। और क्योंकि उस टाइम पे वो उस पर्टिकुलर ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, so he is not entitled to any salary that is payable to the chairperson because that time he is taking the charge and functioning as the president। ठीक है, तो ये आपके हो गए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बातें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा, आप सॉल्व कर दोगे, मुझे आपसे उम्मीद है। माधव नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 टाइगर्स एज अ पार्ट ऑफ टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट विल बी रिलीज इन दिस नेशनल पार्क। कहाँ है ये नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? शिवपुरी। तो ये याद रह जाएगा, मतलब रह जाएगा, उम्मीद है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, वहां पर
सो सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अपर विंध्यान हिल्स, तो वहां पर ये वैली सेक्शन के आसपास ये जो नेशनल पार्क है इट लाइज। जो नाम है माधव नेशनल पार्क, ये आता है आफ्टर द माधवराव सिंधिया। हिस्ट्री पढ़ी होगी सबने, महाराजा ऑफ ग्वालियर बिलोंगिंग टू सिंधिया डायनेस्टी ऑफ मराठास, तो वहां से इस नेशनल पार्क का नाम आता है। एंड ये पार्क जो है इट वाज अ हंटिंग ग्राउंड मुगल एम्परर्स के लिए भी, महाराजा ऑफ ग्वालियर के लिए। 1958 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। इसके आसपास काफी लेक्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स दे आर सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट नियर टू द लेक्स सराउंडेड। दिस पार्क इज गिफ्टेड विद डाइवर्स इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मिक्स्ड फॉरेस्ट, ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ये सब यहाँ पे वेजिटेशन है। और फना की बात करें तो लेपर्ड, एंटीलॉप्स लाइक नीलगाय और डियर, वाइल्ड पिग, फॉक्स, जैकल, दे आर ऑफ पाइथन, दे आर साइटेड इन दिस पार्क। नेम ऑफ द पार्क माधव नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। एक टर्म बहुत न्यूज में है, दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहां से आप डायरेक्टली एक मेंस का आंसर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और प्रीलिम से डायरेक्ट ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से कवर करते हैं। जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन जी, रिसेंटली सेड इंडिया वॉज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो यू आर क्लोज, डेंजरसली क्लोज टू दिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो टर्म उन्होंने यूज करी है ये क्या है? अगर आप जो अभी क्वार्टर के जो परसेंटेज आती है जीडीपी की, तो अगर आपने देखा हो तो इस बार की जो अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर रहा है उसमें वी हैव सीन 4.4% तक की ग्रोथ रेट आई। ठीक है, एवरी क्वार्टर में अलग अलग रहती है। अब ये देखना रहेगा जनवरी से मार्च में अभी कितनी आएगी, राइट। तो अगर ये जो है अब हम, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें तो दैट इज अ लो रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन ओवरऑल जो है आईएमएफ की प्रोजेक्शंस बिल्कुल अलग है। पूरे साल की बात करें तो 7% तक के आसपास बोल रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि अगर ऐसी ग्रोथ रेट चलती रही तो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टर्म डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो उन्होंने क्यों बोला, उसके लिए पहले आप ये जानो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। It is a term that is used to describe the slow growth rate of Indian economy. 19 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी आपने एक टाइम फ्रेम देखा है कि जब हमारी ग्रोथ रेट जो थी इंडियन इकोनॉमी की दैट वाज लो। ठीक है, बहुत से उसके रीजंस भी थे। तो 1950 से 1980s में जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो नियर अबाउट इतनी ही थी, राइट। एवरेज रेट जो थी वो 3.5% पर ईयर था। तो वहां पर ये टर्म कॉइन कर दी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि 4% के आसपास जो है वो रहती है, जो लो थी उस टाइम पे। ठीक है, सो इट इज बेसिकली सिंपली डिनोटिंग द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950s एंड 1980s। 1970 में इट वाज कॉइंड, दिस टर्म वाज कॉइंड बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट राज कृष्ण इन 1970, और इस पीरियड में इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट वाज ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ अराउंड 3.5% पर ईयर, जो कि काफ़ी कम था। अभी तो देखो हम अच्छी हमारी ग्रोथ रेट, वैसे विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज देखें पाकिस्तान, श्रीलंका, तो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस भी अलग हैं, लेकिन क्वार्टर के वाइज देखें तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम हुई इस बार। हर क्वार्टर का अलग अलग बेसिकली, कभी एक्सपोर्ट किसी क्वार्टर में होता है, किसी क्वार्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ बात करें तो ये बात है। अब यहाँ पर लोअर जो उस टाइम की बात करें जब इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट थी 3.5% पर ईयर, सो इट वाज लोअर देन द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, राइट। तो यहाँ पर इट वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल। हम कंट्रोवर्सी जैसी चीजों में नहीं जाएंगे, हमारे लिए मुद्दा है उसको समझेंगे। तो दिस टर्म इज स्टिल यूज इन द एकेडमिक एंड द पॉलिसी डिस्कशंस। इट इज जस्ट टू रेफर टू द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो जब मैं उस पीरियड की बात कर रही हूँ तो आपने देखा होगा लो जीडीपी ग्रोथ रेट था। क्वेश्चन अगर आ गया यूपीएससी में फीचर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए 1950s 1980s में क्या था। लो जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वॉज डोमिनेटेड बाय फ्यू पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वहां पर भी देयर वर स्टिल इश्यूज, प्राइवेट सेक्टर दैट वाज वेरी हैवीली रेगुलेटेड। एग्रीकल्चर स्टेगनेंट थी, देयर वाज लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। लाइसेंस राज था, लाइसेंसेस परमिट्स चाहिए थे दैट वर रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेसेस, दैट हिंडर्ड द इनोवेशन। एंड इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर भी रहा है, कंपनीज वर ओवर स्टाफ्ड एंड पुअरली मैनेज, लो प्रोडक्टिविटी रही।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इंडिया वॉज नॉट अट्रैक्टिव दैट टाइम, फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, लिटिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी कंट्री में. फिर हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़े, लेकिन वो अलग बात है. तो ये जो टर्म जो यूज करी है बाय द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, तो उनके कंसर्न्स क्या है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो डिक्लाइन हो रही है उसकी बात है यहाँ पर. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड फॉलन टू 4.5%. सो ये क्योंकि ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, इट में डेंजरसली it is close to Hindu growth rate, right? So economy has rebounded somewhat with the IMF forecasting GDP growth rate of 9.5% for the current fiscal year. लेकिन तो उनका जो कहना है दैट इज कि अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे एंड इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी लोअर देन इन द पास्ट. बहुत से इसके फैक्टर्स रह सकते हैं. एंड ही इज ऑल्सो साइटेड दैट द कंट्रीज पुअर परफॉर्मेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सो दे आर एज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन दी ग्रोथ. तो आई होप अब जब आपसे ये टर्म जो है पूछी जाएगी तो आप इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे कि व्हाट दिस टर्म डिनोट्स, राइट? अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. मैं आपके लिए क्वेश्चन रख रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? 2021 में यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना. विल मीट यू ऑन मंडे और फिर इसके आंसर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, आई आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. Take care everyone. Do subscribe to Shriram's IS channel for further notification. Share these videos with other friends and don't forget to like the session as well. Thank you.